So the name of the chapter is Application of Calculus in Commerce and Economics. Now, if you see in ISC, section C is just given you to just collect the marks and nothing else. मतलब तुम सोचो अगर सेक्शन सी तुम्हारा अगर हो गया है तो तुम सोचो तुम्हारा मार्क्स आ गए. ये ऐसा चैप्टर है सेक्शन सी में, जो भी चैप्टर है. So I'll tell you everyone, please do not repeat the same mistake of neglecting what you are given to do. Because there are many students who have developed the habit of rejection. आज दिया है कल कर लेंगे. Please don't do that. इस चीज में सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके तुम कर सकते हो. और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो में भी, कि जो देखेगा वो समझ पाएगा, अगर तुमको लगता है कि वो सम कर रहा है और वहां पे कुछ मेजर ऐसा डाउट है जो ऑनलाइन क्लास में क्लियर नहीं हो सकता है, प्लीज कॉल मी एंड कम. इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोल सकता. कॉल कर लो, आ जाओ. एक बार में अभी मैं भीड़ नहीं करना चाहता. आराम से कॉल कर लो, आ जाओ. आधा घंटा में अपना डाउट लेके आना. लेकिन ये नहीं कि सर हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या डाउट है. मतलब करोगे तो पता चल जाएगी क्या डाउट है. वो डाउट लेके आना, क्लियर करना, आराम से घर चला जाना. सो दैट यहाँ पे बाहर में कम अपना टाइम वेस्ट हो. ओके, सो विद दिस लेट मी बैक टू बीवी नाउ. सबसे पहला चीज है कॉस्ट फंक्शन. इसमें देखो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. यहाँ पे बेसिकली जो सम्स है हम लोग कैलकुलस को अप्लाई करके, जैसे हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज चैप्टर किया, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर किया, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ऐसा चैप्टर है जहां पे हम लोग कैलकुलस का कंसेप्ट को अप्लाई करके और हम लोग यहाँ पे अपने इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखना. सबसे पहला चीज है कॉस्ट फंक्शन. Now cost function is denoted with C of x. Like किसी भी फंक्शन का हम नाम एक देते हैं कि नहीं, जैसे f is the name of a function, g is the name of a function, r is the name of a function, q is the name of a function. Exactly same way, what does c denotes? C denotes cost function. All right everyone, what does c denotes? C denotes cost function. ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग ये वेरिएबल लिखते हैं, what is the meaning significance of this variable? You know that if I let f of x, what do you mean by this? It means that the expression is dependent on this variable x. The value of this expression is dependent on variable x. इसका मतलब ये होता है. ठीक वैसे ही c of x का मतलब हुआ this represents cost function. मतलब यहाँ पे जो राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होगा, it is dependent on which variable? Variable x. Now what is x? X is number of units. Number of units, I will say, because the function which we are denoting, cost function which we are denoting with c of x, may represent a manufacturing unit, may represent a trading firm, कुछ भी denote कर सकता है. So that's why हम c of x, यहाँ पे x क्या denote करता है? Number of units, कितने units के बारे में बात कर रहे हैं. Now this is equals to fixed cost plus variable cost. Now what is fixed cost? Now why I am representing fixed cost with f but variable cost with v of x? Because when we are talking about, let's take for example a manufacturing unit. Suppose if I am talking about a manufacturing unit, let's talk about my this center. इस सेंटर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये रेंटेड है, मतलब मैंने रेंट पे लिया है, तो ये मेरा रेंट जो है, मैं 6 महीना वहां पे जैसे मैं नहीं भी जाता हूँ, या यहाँ पे अगर मैं नहीं भी आऊंगा क्योंकि लॉकडाउन है, अगर मैं घर से भी काम करूँ तो मेरे को वो रेंट तो देना ही पड़ेगा. So that's why this is not dependent on any factor, because this I have to pay. Plus मेरा जो बाकी फैक्टर जो चीज है वो किस पे डिपेंडेंट है? कितना मैं यूज करता हूँ उस रूम को. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा एक ही तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंस है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल. और अगर अब देखा जाए तो इस कोविड टाइम में इंटरनेट एक्सपेंस, तो देखा जाए तो हम जितना ज्यादा हम यहाँ पे यूज करेंगे इस जगह को, उतना ज्यादा मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा. और वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डेज पे, नंबर ऑफ आवर्स को, जो भी हिसाब से तुम अपने पूरा जो चीज एक्सपेंसेस को तुम मेजर कर रहे हो.
अगर तुम्हारा एक्सपेंस जो है, जो तुम्हारा कॉस्टिंग है, तुम अगर आवर्स पे तुम्हारा बेस्ड है तो आवर्स एक्स का डिनोट करता है, आवर्स डिनोट करता है। अगर तुम्हारा एक्स डेज को डिनोट कर रहा है तो एक्स, अगर तुम्हारा कॉस्ट जो है डेज पे डिपेंड करता है तो एक्स क्या है, डेज है। अगर तुम्हारा कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना तुम आज मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है तो एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड वाई वी ऑफ एक्स, बिकॉज वी इज अ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहेगा। आज हम इस पे आए या नहीं है, वहां मैं ऐसे फ्लोर में नहीं भी जा रहा हूं फिर भी मेरे को पे अपना जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो देना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या जीरो है, इलेक्ट्रिसिटी पे। So that's why this is a variable cost. Variable cost is dependent on some variable factors like electricity, like internet expense, like the, अगर हम मान लो बाइक यूज कर रहे हैं तो मेरा बाइक जितना हम ट्रैवल करेंगे उतना मेरा बाइक पेट्रोल एक्सपेंसेस आएगा। So that's why make sure that F means fixed cost. Fixed cost is not dependent on any factor. Clear or not? Whether you use it or not, it is not. It is irrelevant. तो यहाँ पे that's why F क्या होगा? F of X नहीं लिखना, F होगा, because F is a fixed cost. ये किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। और V of X मतलब वेरिएबल कॉस्ट, जो तुम्हारा जितना हम यूज कर रहे हैं, जितना हम चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया तो बात? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज नंबर 2, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन का मतलब हम उसको हम लोग R of X से डिनोट करेंगे, बिकॉज X क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जितने हम यूनिट्स को बेच करके हम जितने हम लोगों ने रेवेन्यू मतलब जितना मैंने पैसा जनरेट किया, मेरे पास जितना टर्नओवर मतलब जो टोटल मेरा टर्नओवर है, समझ में आया तो बात, जितना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फंक्शन। जैसे मान लो मैंने सपोज ऐसा मार्कर को बेच करके, एक मार्कर को बेच करके मैंने 20 रुपया अगर रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इतना मैंने मेरा आया मेरे पास पैसा सेल करके, तो अगर मैं ऐसा 10 मार्कर बेचूं तो मेरे पास कितना पैसा आएगा, 200। तो ये क्या है हमारा रेवेन्यू। सो रेवेन्यू जो है इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर सेलिंग इन द मार्केट इनटू प्राइस पर यूनिट। प्लीज नोट डाउन व्हाट डज P denotes here. P denotes, small p denotes price per unit. It is also denoted with P। जैसे बहुत सारे फर्म में क्या होता है, तुम जाते होगे, तुम जैसे देखना, तुम बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स में जब जाते हो, यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ये जो बिग बाजार होता है शाम के समय में, संडे का दिन में, जब एट क्लोजिंग होने का टाइम आता है, क्लोज होने का टाइम आता है जब मार्केट, तो क्या लोग बोलते हैं कि ऐसा मार्केट 10 लो तो इतना दाम देंगे, ऐसा 20 लो तो इतना दाम होगा, ऐसा 30 लो तो इतना दाम होगा। सो दैट्स व्हाई कभी कभी क्या होता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट होता है वो उस पर्टिकुलर टाइम के डिमांड पे भी डिपेंड करता है। सो दिस कॉस्ट of this marker per unit is dependent on the demand of that marker at but that particular instant of time, at real time we can say. So उस समय क्या होता है कि अपना जो प्राइस पर यूनिट है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन इज द इंडिकेटर ऑफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी पर यूनिट एट द रियल टाइम। समझ में आया तो बात? उस पर्टिकुलर टाइम पे जो तुम्हारा उस पर्टिकुलर आइटम का जो कमोडिटी हम जो खरीद रहे हैं उसका डिमांड क्या है वो डिटरमाइन करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस पर यूनिट। कितना डिमांड है इसका, जितना डिमांड है उसके हिसाब से हम प्राइस पर यूनिट डिटरमाइन करेंगे। तो वो जो है एक तरह का एक फंक्शन के तौर पे दिया रहेगा, फंक्शन के टर्म्स में दिया रहेगा, दैट विल डिटरमाइन योर डिमांड। अगर तुम मान लो x यूनिट डिमांड करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस दैट it means the price per unit. It means the price per unit when x units are demanded. When x units are demanded, मतलब जब तुम ऐसा मार्केट 10 डिमांड कर रहे हो, जैसे एक मार्केट कोई खुला में खरीदने गया, होलसेल मार्केट में क्या होता है, एक खरीदने जाते हो तो देता ही नहीं है कि नहीं, तो वो लोग बोलते हैं डजन में लीजिए, जो भी उन लोग का हिसाब होता है। तो मान लो हम एक मार्कर ऐसा खरीदने जाएंगे तो 20 रुपए लेगा, लेकिन अगर हम उसको बोले कि मान लो 11 रुपए लेगा ऐसा एक मार्कर, 21 रुपया, लेकिन हम उससे एक भाव करेंगे कि नहीं हम 10 मार्कर लेंगे, आप 200 में दे दीजिए, हाँ वो दे सकते हैं मुझे, क्योंकि वो देख रहा है कि जब मेरा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका डिमांड मैंने किया 10 यूनिट्स का, 10 यूनिट्स का डिमांड किया तो उसने प्राइस पर यूनिट कितना फिक्स किया, 20 रुपए इंस्टेड ऑफ 21 रुपए। समझ में आया तो बात? सो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? G of x means demand function. It is a price per unit only. When? It means the
द प्राइस पर यूनिट व्हेन x यूनिट्स आर डिमांडेड। समझ में आया तो बात? तो ये फंक्शन जो है वो हमको बताएगा कि अगर हम x यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपना प्राइस पर यूनिट कितना होगा उस आइटम का, वो बताएगा। इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं x इंटू पी, पी इज द प्राइस पर यूनिट। कभी कभी क्या होता है कि वो जो मार्केट है उसमें बाकी कोई दुकानदारी नहीं, जैसे मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। मोनोपोली मतलब सिर्फ कस्टमर बहुत सारे हैं लेकिन जो तुम्हारा दुकानदार एक ही है सिर्फ, तो वहां पे क्या करता है, फिक्स कर देता है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, डिमांड ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपना बेचते जाते हैं मजे से। तो उस टाइम पे वो प्राइस फिक्स कर देता है। और बहुत समय क्या होता है, जैसे बिग बाजार ये सब में हम देखते हैं कि शाम के समय संडे के टाइम में हमेशा बोलते रहता है ये ले लो तो इतना दे देंगे, 4 आइटम ले लो तो एक आइटम का इतना दाम पड़ेगा। उस समय प्राइस पर यूनिट वो डिमांड फंक्शन डिटरमाइन करेगा, जहां पे x क्या है, x इज द डिमांडेड आई मीन यूनिट एट द रियल टाइम। उस समय अपना प्राइस पर यूनिट क्या होगा, वो ये डिमांड फंक्शन डिटरमाइन करेगा। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। एंड देन x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, सो x इनटू प्राइस पर यूनिट विल गिव यू व्हाट, रेवेन्यू। आज अब इतना टाइम में तो सबको समझ में आ गया कि जितना हम ले रहे सामान, इतना अगर दुकान है तुम्हारा, अगर तुम 20 मार्कर सेल किए, एक मार्कर का दाम 10 है, तो 20 मार्कर का दाम बेच करके कितना आएगा, 10 इंटू 20, तो वही नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट विल गिव यू व्हाट, रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द प्रॉफिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट फंक्शन मतलब जो हम लोग बेच करके जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से अपने एक्सपेंसेस हटा दो। मेरे को ये मार्कर 10 ऐसा बेच करके मैंने 200 रेवेन्यू जनरेट किया, इसमें से मेरा कॉस्टिंग को हटा देंगे, कॉस्टिंग हटा देंगे, जो मेरा जो बचा हुआ पार्ट है पैसा, वो क्या है बताओ तो, प्रॉफिट है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज प्रॉफिट, आई मीन P of x, दिस इज कैपिटल P, दिस इज स्मॉल p. What does P of x means? P of x means revenue generated minus cost. Selling price minus cost price is equals to, I'm sorry, profit function is what? Revenue, I mean selling price minus cost price. All right. Next, fourth point. This is called break-even point. Now, what is a break-even point? Break-even point is a situation where हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो अभी हम बात बता रहे इस पार्ट पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई भी हम दुकान चालू किए, कोई भी बिजनेस चालू किए, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन ड्यूरेशन 5 साल का, मतलब क्या है, मैं 5 साल तक सोचा ही नहीं कि मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा 5 ईयर जो होगा वो ब्रेक इवन टाइम होगा, मतलब उसके बाद मेरे को लगता है प्रॉफिट होगा। तो जो है, तो वैसे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, दिस इज अ पॉइंट जब मैं पता कर लिया कि इस पॉइंट पे अगर मैंने सेल अपना अगर अचीव कर लिया, या अगर हमारा डेली का इतना, जैसे मान लो मैंने शुरुआत में अपना दुकान खोला, मेरा सेल था 4 पेन 5 मार्कर 5 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर, लेकिन मुझे पता था कि जिस दिन मेरा 20 मार्कर का सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से मेरा जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 20 क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके पहले लॉस था, उस तक कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हो। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर, can you tell me what is the meaning of break even point here in terms of this I mean function? Can you tell me? Revenue equals to revenue cost. equals to cost. Yes, revenue is equals to cost, because I said you that it's a point when if you have reached that point, at that point you have neither earned profit nor loss. That is, profit function is equals to 0. In short, we can say that revenue generated is equals to cost. All right, students. And you all know that, वो सब तुमको पता है कि वो तुम लोग जो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो डिमांड और वो जो उसका जो कर्व जो मीट करते हैं, और उसके बाद से वो सब तो वो यहाँ चल जाती है, ठीक है। वो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सब यहाँ चल जाती है, ठीक है। बस इतना जान लो कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के अगर बराबर है, मतलब प्रॉफिट फंक्शन 0 होगा, प्रॉफिट जनरेटेड 0 होगा, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, I want everyone to copy down to here, and if you have any doubt, you can ask. Now, number 5. Number 5 is average cost. Average cost को हम लोग AC of X से denote करते हैं. Average cost is cost function divided by X, and it is very much understood with the term itself. I mean the term itself, that average cost मतलब cost function जो है उसको X से divide कर दो तो वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा।
मतलब अगर मान लो जैसे कभी कभी होता है ना कि ये 10 आइटम बनाने में मतलब मान लो 20 रुपया खर्चा है, ऐसा 10 आइटम दूसरा जगह मैंने मतलब मेरा काम है बहुत बड़ा काम है, मैंने क्या किया अपने काम को मैंने ये दे दिया मतलब किसी और को कर दिया दे दिया करने के लिए, तुम मेरे लिए एक काम करो ऐसा 10 मार्कर बना देना, तुम 200 मार्कर बना देना, तुम 1000 मार्कर बना देगा, सब जगह थोड़ा अलग अलग कॉस्टिंग है। ओवरऑल कॉस्टिंग हम क्या कर दिए एवरेज कर दिए, एवरेज करके मेरा अपना एक ब्रांड का इस नाम का हम निकाल दिए प्रोडक्ट मार्केट में। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? Average cost is cost function of X unit divided by number of units. It's called average cost. Next. Similarly, average revenue होता है ना, average revenue तुम पहला 10 कोई भी चीज खरीद के लाए, पहला 10 आइटम बहुत हाई में बेचा, उसके बाद 10 आइटम थोड़ा घटा करके बेच दिए, तो एवरेज मतलब एवरेज ही मुका है। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब अगर हमको जानना है तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू इज revenue generated by selling X units divided by number of units. Okay, this is average revenue. Number seven is marginal revenue. I think marginal cost. I think marginal cost ये तुम लोग बहुत अच्छे से समझा पाएगा मुझे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, तो बताओ तो marginal cost क्या होता है? Yes. तुम लोग अपनी लैंग्वेज में yes. Sir, increase in the cost of a commodity after selling one extra unit. Change in the cost when an additional unit of the commodity is produced. ये थोड़ा अच्छा है, मतलब change ये जो टर्म में तुमने यूज किया है with respect to the number of units you are selling in the market at the real time, जो उस रियल टाइम में जो हम लोग जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट जो बेचते हैं उससे जो चेंज हमको जो दिखता है, मतलब जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके मान लो मैंने 20th यूनिट बेचा और फिर 20 यूनिट बेचा और फिर मैंने 21 यूनिट बेचा, तो दोनों में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू का बात कर दी है। और कॉस्ट में वही होता है, मान लो तुम, अच्छा एक बात बताओ तो इससे पहले मैं एक चीज पूछूं कि मार्जिनल कॉस्ट घटना नेगेटिव होना ज्यादा अच्छा है या बढ़ना ज्यादा अच्छा है? पॉजिटिव अच्छा है या नेगेटिव अच्छा है? यस नेगेटिव। नेगेटिव। कोई पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव बढ़ना तो अच्छा नहीं है तो तुम्हारी फर्म के लिए, पॉजिटिव अगर होगा तब तो तुम्हारा लॉस होते जाएगा, तब तो तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करो तुम्हारा उल्टा हो रहा है असर। अगर तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तब तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है तुम्हारा। तुम खुद कॉमन सेंस यूज करो कि अगर हम आज सपोज जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं सब पे, सब यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारा फैक्ट्री का रिसोर्सेज तुमने बढ़िया से यूज किया है और तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट घट रहा है, एंड दैट इज अ गुड इंडिकेटर। So marginal cost decreasing means what? It's a good indicator and it motivates you to produce more and more, manufacture more and more. Which means indirectly that cost of that commodity per unit is decreasing. So marginal cost का मतलब क्या होता है? Change. Change in cost with respect to the number of units manufactured. Is this clear? With respect to the number of units. It's called, I mean वही चीज है जिसको तुम लोग ऐसे लिखते हो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, tx minus tx minus 1 ऐसे लिखते हैं ना, ये Is this the way you write? So इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखते हो बिकॉज इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखने का मतलब वही बात हुआ जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज कैसे मेजर करते हैं? रेट ऑफ चेंज, याद है ना, पढ़ा था तुम लोग? इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज हो रहा है पर्टिकुलर फंक्शन। तो कम जो कॉस्ट फंक्शन है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ओके एवरीवन, नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू। What is marginal revenue? Same thing. Marginal revenue बढ़ेगा तो अच्छा है, घटेगा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पॉजिटिव अच्छा है, नेगेटिव अच्छा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव अच्छा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना तुम रेवेन्यू अच्छा जनरेट करेगा। ओके, सो दिस आर द आई मीन थ्योरी जो कि तुम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। बट सी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील अलमीराज हैज फिक्स्ड कॉस्ट्स ऑफ ₹1 लाख, ये फिक्स्ड है, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹400 पर यूनिट। देखो जो वेरिएबल होगा ना वो हमेशा मेंशन होगा कि दिस मच पर यूनिट वो वेरिएबल कॉस्ट है। फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग कॉस्ट्स टू प्रोडक्शन,
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 अल्मीरास। तो ये हमारा दो चीज है, पहले तो हमको कॉस्ट फंक्शन निकालना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 अल्मीरास निकालना है। ये यहाँ पे दो क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे सम जो दिया है एक्सरसाइज 26A from OP Malhotra, these chapters are not there in RS Agarwal, so we are doing from OP Malhotra exercise 26A, the first question का 1। तो यहाँ पे लिखना कैसे, देखो एक बार ध्यान से, given fixed costs, everyone note down, you must write this way because तुम हो सकता है कि बहुत सारे बुक में फिक्स्ड कॉस्ट को किसी और चीज से डिनोट किया जा रहा हो, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एफ से डिनोट कर ले, तो यहाँ पे लिख देना है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे, इट इज 1 लाख रुपीज। देन वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग वी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट इज हाउ मच, इट इज 400x। एक का दाम 400, x का दाम 400x। therefore cost function c of x is fixed cost plus variable cost, that is 1 lakh plus 400x। अब हमको अगर निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 almirals, so it is very simple in the cost function it means हमको निकालना क्या है, c of 100 निकालना है, समझ में आया। तो निकालना क्या है हमको, c of 100, और जहां पे x है वहां पे बस 100 लगा दो। so 1 lakh plus 40,000, that is 1 lakh 40,000 is your answer। Is this clear? Now I want everyone, I don't think इसमें कुछ और समझाना पड़ेगा, ठीक है, काफी सिंपल सम है, ठीक है। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, तुम लोग को 2-3 सम देता हूँ, एक बार करो तो। पहले मैं एक और सम बता देता हूँ, एक बार कॉपी करो तो पहले। Now next, see everyone, question number 3। Question number 3 is a company finds its, I mean 1 का 3, okay, 1 का number 3। A company finds its cost function to be c of x equals to 100 plus 50x। 1 का number 3 देखना है बार, हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, it is 100 plus 50x, 50x, and its demand function to be p of x, which is 102 minus x। Okay, now इसमें पहला क्वेश्चन बोला है what is the revenue function and what is the profit function। Now just I want answer from your side, tell me students, if I ask you what is the price per unit when 10 units are demanded, let me see who is able to answer। जब तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कम्युनिटी का बात किया जा रहा है, हमको कम्युनिटी का नाम से मतलब नहीं है, अगर मान लो मैं उस 10 यूनिट्स को डिमांड कर रहा हूं, उस समय एक यूनिट का दाम कितना होगा, कैसे बताओगे, बताओ तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। अगर ये कॉस्ट फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है, हाँ बोलो, हाँ यस, कितना हितेश बोल रहा था, एक बार हितेश को बोल देता हूँ, हितेश बोलो। सर x होगा, कितना होगा, x ना, मैं बोल रहा हूं कि जब तुम 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो तो उस समय एक यूनिट का दाम कितना होगा, मैंने ये पूछा, जबकि p of x डिमांड फंक्शन है। मैंने बोला था ना कि x का मतलब हो गया, ये इसका डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्राइस पर यूनिट when x units are demanded। so how many units you are demanding, how many units you are demanding, 10 units you are demanding, so what is the price per unit of that commodity, therefore 9, okay, price per unit will be p of 10, that is 102 minus 10। what is 102 minus 10, it is 92। all right, समझ में आया तो बात, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को, इट इज 92। इज दिस क्लियर। अब बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि 100 यूनिट डिमांड करेंगे तो 2 ही रुपए दाम आ जाएगा। देखो एक्चुअली ये सब प्रैक्टिकल सम्स नहीं है, ऐसे सम देने के लिए दिया हुआ है, अदरवाइज प्रैक्टिकली इस तरह का फंक्शन हो तो वो पर्टिकुलर जो दुकान या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना वो बंद हो जाएगा। इस तरह का फंक्शन होगा डिमांड फंक्शन। तुम खुद सोचो ना, अगर इस तरह का डिमांड फंक्शन होता है तो 100 यूनिट तुम डिमांड करोगे तो तुम्हारा एक का दाम कितना आएगा पता है, 2 रुपए आ जाएगा। देखो 102 - 100 2 रुपए आएगा एक का, तब तो बस हो गया।
तब तो तुम 1000 यूनिट बेचोगे तो नेगेटिव, तब तो तुमको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा उसको, बिना ऐसे तुमको ले जाना पड़ेगा घर। समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाट दीस सम्स आर नॉट प्रैक्टिकल, मतलब सम्स आर प्रैक्टिकल बट फंक्शंस आर नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। समझ में आया तो बात? रियल लाइफ में इस तरह का फंक्शन होगा तो वो एक दिन में मतलब वो पूरा अपना पूरा बिजनेस बंद करके और घर चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऐसे मत सोचो, बस ये सोचो कि मैथमेटिकली कैसे ये कंसेप्ट क्या है, बस उतना सब सिर्फ समझो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में बोला नहीं था, ठीक है, ये मैंने सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए ये चीज बताया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रेवेन्यू फंक्शन। नंबर 1, व्हाट इज द रेवेन्यू फंक्शन? बताओ तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, ये बता सकते हैं? So Yes. x into p of x. Yes. X Don't say into that x into 92. नहीं, ये तो तुम्हारा जब तुमने 10 यूनिट डिमांड किया था तब उस 1 यूनिट का दाम उतना था, तो फिर रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा x into p of x, that is x into 102 minus x, that is 102x minus x square. I hope it is clear to everyone. समझ में आ रहा होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। It is revenue function minus cost function. Revenue function is and cost function is 100 plus that is 52x minus x square minus 100. This is the answer. So I hope it is clear, everyone. Clear है तो सबका? Everyone do question number 1 का find. Then question number 4 number 2. Try once these two sums.